हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। यह कहानी 1930 के दशक में ओक्लाहोमा में शुरू होती है, जहां मार्गरेट बेलम अपनी 3 बेटियों के साथ खेत में खेल रही होती है। बच्चों की हंसी धीरे धीरे एक भयंकर खांसी में बदल जाती है और अचानक एक धूल का बादल दृश्य को घेर लेता है। जब हवा के झोंके ने उसे गिरा दिया तो मार्गरेट आखिरकार उस भयंकर सपने से जाग गई और तुरंत यह देखने गई कि उसकी बेटियां ठीक है या नहीं। नाश्ते की मेज पर वह भोजन करने से पहले एक प्रार्थना करती है, जिसमें वह भगवान से धूल भरी आंधियों को शांत करने और अपने पति हेनरी की सुरक्षा की प्रार्थना करती है, जो काम के सिलसिले में यात्रा पर है। मार्गरेट अपनी बेटियों रोज और अली के लिए भी सुरक्षा की प्रार्थना करती है, ताकि वे बाकी बच्चों की तरह बीमार न पड़े। आने के बाद रोज अपनी माँ की मदद करती है, जानवरों की देखभाल करने में, और वे अपने सीमित संसाधनों को बचाने के लिए हर संभव कोशिश करती है। जब मार्गरेट एक अकेली कब्र पर जाती है जो एक सूखे पेड़ के पास है, तो हमें पता चलता है कि तीसरी बेटी सिर्फ अपने एक सपने में नहीं, बल्कि उस लड़की का नाम ए था और वह 5 साल पहले ही मर गई थी। यह भी पता चलता है कि अली सुन नहीं सकती और साइन लैंग्वेज का उपयोग करती है। रोज पूछती है क्या वह बहन ए को याद करती है, और अली सिर हिलाकर हाँ में जवाब देती है। रात में मार्गरेट अपनी बेटियों के कमरे की खिड़की को सील करने की कोशिश करती है, ताकि धूल अंदर न आए। रोज अपने पिता के बारे में पूछती है, उत्साहित होकर यह सोचती है कि वह कौन सी रोमांचक यात्रा पर गए होंगे, और कहती है कि वह फिलाडेल्फिया देखना चाहती है, लेकिन उतने उत्साह के साथ नहीं। उनकी माँ कहती है कि शायद वे गर्मियों में यात्रा कर सकेंगी, लेकिन केवल तभी जब फार्म बच जाए। जैसे ही माँ वहां से जाती है, रोज और अली एक कहानी पढ़ती है, जिनमें एक आदमी की कहानी है जिसने अपनी पूरी फैमिली के साथ अपने घर को आग लगा दी। उसका इरादा अपनी पत्नी और 5 बच्चों से छुटकारा पाने का था, लेकिन वह खुद भी आग में झुलस गया। अनुसार उसकी राख अब भी धूल के तूफानों में उड़ती है, और वह तब पृथ्वी पर घूमने के लिए स्वतंत्र होता है। जो लोग अपनी रक्षा नहीं करते वे उसकी राख को ग्रहण कर सकते हैं और उसके पुतले बन सकते हैं। अली पूछती है कि क्या यही हुआ था जब माँ ने सोना बंद कर दिया था, और रोज कहती है कि नहीं, वह सिर्फ दुख था। सोने से पहले मार्गरेट अपने पति के बारे में सोचती है और उस प्रस्ताव के बारे में जो उसने जाने से पहले रखा था। हेनरी चाहता था कि उसका पूरा परिवार उसके साथ चले, लेकिन मार्गरेट ने घर छोड़ने और एक ही कब्र को छोड़ने से मना कर दिया था। अगले दिन वे अपने कजिन भाई जैकब और थॉम से मिलने जाते हैं, जो उसी तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। मार्गरेट को एहसास होता है कि उसकी बहन भी अपने घर के फर्नीचर से धूल नहीं हटा पा रही। थॉमस बहुत खांस रहा है और डॉक्टर ने कहा है कि यह ज्यादा धूल के कारण न्यूमोनिया है, लेकिन एस्थर जल्दी से यह समझाती है कि यह संक्रामक नहीं है। एक और दिन बीतता है और मार्गरेट अपनी गोलियां लेती है, लेकिन वह सपनों से नहीं बच पाती। उसकी कुछ ही राहतें हैं, जैसे कि चर्च में होने वाली मीटिंग, लेकिन अफसोस है कि महिलाएं केवल त्रासदियों के बारे में बात करती हैं। उनके अनुसार इलाके में कुछ घरों को लूटा जा रहा है और हाल ही की घटना में एक परिवार जीवित नहीं बच सका। सबसे अजीब बात यह है कि कोई भी चोर घर से नहीं निकलते हुए दिखा। रिपोर्ट से चिंतित होकर मार्गरेट चौंक जाती है जब खिड़की जोर से टकराती है और वह अपनी अंगुली पर सुई से चोट लगा लेती है, फिर कढ़ाई को दाग देती है। कुछ दिन बाद एस्थर घर छोड़ने का निर्णय लेती है। कहती है कि जैकब पहले ही गाड़ी तैयार कर चुका है। वह बताती है कि उसने एक भयंकर सपना देखा था, जिसमें उसने थॉमस को घुटने से बचने के लिए मार डाला था। मार्गरेट को यह सोचकर पागलपन लगता है कि इतनी बुरी हवा में यात्रा करना ठीक होगा, और वह जोर देती है कि सिर्फ घर को बंद करके परिवार को सुरक्षित रखा जा सकता है, लेकिन अंदर से वह भी अब संदेह कर रही थी। उस दोपहर घर लौटने का रास्ता एक विशाल धूल के बादल से दौड़ने की दौड़ में बदल जाता है। घर पहुंचने पर अली बाकी लोगों से अलग हो जाती है और धुंध में एक आदमी की छवि देखती है। मार्गरेट अपना नाम पुकारते हुए बेचैन हो जाती है, यह महसूस करते हुए कि उसके बुरे सपने हकीकत में बदल रहे हैं। वह अली को छिपते हुए दिखती है और उसे डर से कांपते हुए पाती है, जो अपने पिता से सुरक्षा की गुहार लगा रही होती है। अपनी बेटी को आराम देने के लिए माँ यह सुझाव देती है कि वह अलमारी के दरवाजे पर यह निशान लगा सकती है कि हेनरी कब वापस आएगा। जब लड़कियां ग्राइम मैन की किंवदंती का जिक्र करती है, तो मार्गरेट किताब को छीन लेती है ताकि अली और अधिक भ्रामक दृश्य न देखे, और किंवदंती से जुड़ी कहानी से वह अभी भी प्रभावित है। रोज कहती है कि अली ने शायद किसी चोर को देखा होगा। मार्गरेट उन्हें अपनी पसंदीदा कहानी सुनाती है, जिसमें वह बताते हैं कि जब सप्ताह बहुत ऊंचा था तब वे खेल सकते थे। अगले दिन रोज घबराई हुई माँ को जगाती है और कहती है कि खिड़की के बाहर कोई है,
खिड़की बंद है और मार्गरेट मुश्किल से झांक पाती है, लेकिन एक अजीब तरह से छाया दरवाजे के दरार से गुजरती है और कल से जमा धूल को धक्का देती है। वह दरवाजा खोलती है और एक शॉटगन के साथ बाहर कदम रखती है। बरामदे का दरवाजा खुला है और उसमें बहुत संदिग्ध दाग है। अंदर कोई नहीं है, लेकिन बोर्ड के बीच में से एक छाया धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ते हुए दिखती है। जब वह दरवाजा खोलती है तो वह देखती है कि यह जैकब का घोड़ा है। पिछले दिन की आंधी में परिवार की गाड़ी पलट गई और लड़के की मौत हो गई। होम्स मलबे के नीचे पाया गया था और शौक में था। शेरिफ कहता है कि एस्टर गायब है, लेकिन जब जैकब को ले जाया जाता है तो वह किसी के हाथ में हाथ डाले हुए होता है, जो तनाव की स्थिति में था। मार्गरेट ट्राप हटाती है और अपनी बहन का शव पाती है, लेकिन अचानक सभी चौंक जाते हैं जब वह अचानक उठती है और खांसने लगती है। जैकब के अंतिम संस्कार में महिलाएं उसे सांत्वना देती हैं, कहती है कि हम भगवान की योजना नहीं जानते। मार्गरेट अपनी धैर्य खो देती है और पड़ोस के सामान्य निष्क्रियता पर सवाल उठाती है, लेकिन अंततः वह एस्टर के साथ बहुत कठोर हो जाती है। दफनाने के समय रोज की नाक से खून बहने लगता है और उनकी माँ उसे डॉक्टर के पास लेकर जाती है। डॉक्टर सूखे हवा को दोष बताता है, लेकिन कहता है कि यह कुछ गंभीर नहीं है और मार्गरेट को नींद की गोलियां जारी रखने की सलाह देता है। घर वापस आकर वह अपनी बेटी के कमरे में सोने की कोशिश करती है और दरारों की सील करने के लिए कपड़ा बचाती है। रोज उसे याद दिलाती है कि उन्हें एक ही कमरे में नहीं सोना चाहिए क्योंकि उनकी माँ को अनिद्रा की समस्या है। लड़की कहती है कि वह वहां से जाना चाहती है और मार्गरेट वादा करती है कि वह अगले ट्रेन से जा सकती है, जब तक हेनरी और अधिक पैसे नहीं भेजता। हमला किए गए परिवार के बारे में बात करते हुए वे यह भी कहते हैं कि पिता अब नया संदिग्ध है। कोई सबूत नहीं है कि घर में घुसपैठ की गई थी और वह अकेला जीवित बचा था। कुछ समय बाद मार्गरेट गुस्से में आती है जब वह देखती है कि लोग रोज को उनके परिवार की एकमात्र आजीविका को जोखिम में डालने के लिए दोषी ठहरा रहे हैं। वह और भी अधिक गुस्से में हो जाती है जब अली कहती है कि यह ग्रे मैन था। इसके तुरंत बाद वह कुछ दूध लेने में संघर्ष करती है जब वह ऊपर से सभी कदमों की आवाज सुनती है। सीढ़ियां चढ़ती है और लड़ाई के लिए माफी मांगते हुए, लेकिन रोज वहां नहीं होती। खिड़की के माध्यम से यह देखती है कि उसकी बेटियां दूर है और बहुत डरी हुई है। वह अली के कथनों पर पुनर्विचार करना शुरू करती है और जांच करने के लिए शॉटगन उठाती है कि कहीं कुछ यहाँ कोई छिपा तो नहीं है। वह डर जाती है जब वह देखती है कि लड़कियां अंदर है, जैसे कि उसने उन्हें अभी कुछ देर पहले लिविंग रूम में छोड़ दिया था। लेकिन रोज कहती है कि वह उसके पास आ गई क्योंकि वह बहुत डर गई थी। इस समय अली के पैरों के नीचे की बोर्ड ऊपर की ओर धक्का देना शुरू करती है। लड़कियां अपनी माँ के पीछे दौड़ती है और देखती है कि बोर्ड ढीली होने लगी है और एक आदमी उस छेद से बाहर आता है। उसका नाम वॉलेस ग्रेडी है और वह कहता है कि वह हेनरी के कहने पर आया है, जिसने यात्रा के लिए उसे एक कोट भी उधार दिया था। वह उनके सभी नाम जानता है और कसम खाता है कि वह केवल उनका हालचाल पूछने आया था। आंधी ने उसे चित्रों में तब्दील कर दिया और वह नहीं दौड़ सका क्योंकि उसे अपनी टांग में समस्या थी। इसलिए उसने छिपने का फैसला किया ताकि वह उनका डर न बढ़ाए। मार्गरेट इसका कोई विश्वास नहीं करती और उसे जाने को कहती है। रोज की नाक फिर से खून बहने लगती है और वह आदमी मदद की पेशकश करता है, यह दावा करते हुए कि उसके हाथ में उपचार की शक्ति है। बिना अपनी निशान की दिशा बदले मार्गरेट उसे प्रयास करने देती है, लेकिन प्रक्रिया बहुत सरल नहीं होती। वह गंदे हाथों से लड़की का चेहरा ढक देता है और वह घुटने लगती है, लेकिन जब मार्गरेट दोनों को अलग करती है तो खून बहना सचमुच रुक जाता है और वह उस आगंतुक को अस्थायी रूप से शरण देने का निर्णय लेती है। वह अपनी कृतज्ञता का इजहार गाय को खिलाने और स्वस्थ रखने के लिए उपायों के द्वारा करता है। दोनों इस बात पर सहमति बताते हैं कि वालेस को बैलगाड़ी में छिपकर रहना चाहिए ताकि पड़ोस की गपशप से बचा जा सके। रात में मार्गरेट अपनी बेटी को गोद में लेकर सो जाती है और अचानक जागती है तो खुद को अकेला पाती है, लेकिन जल्द ही समझ आती है कि बेटियां बारिश में खेल रही हैं। मौसम में यह परिवर्तन अप्रत्याशित रूप से स्वागत योग्य है और इसके पीछे एकमात्र कारण वाला अद्भुत शक्ति है। जब रोज आकर अपनी माँ को बताती है कि हेनरी की चिट्ठी आ गई है, अली वॉलेस की गोद में है जो उसके लिए एक स्ट्रॉ की चूड़ी बना रहा है और रोज चिट्ठी को पढ़ने के लिए लाती है। हेनरी ने लिखा है कि उसका सारा पैसा चिट्ठी में था जो उसके कोट की जेब में था, जिसे एक नकली पादरी ने चुरा लिया था। धोखेबाज ने एक साथी को भी मारा और फिर बिना किसी कारण के भाग गया, जैसे कि वह धूल में बदल गया हो। मार्गरेट धोखेबाज ने अपना पैसा वापस लेने और अपनी बेटी छोड़ने की मांग करती है,
लेकिन वॉलेस चिट्ठी के बदले मांग करता है, ये डरते हुए कि वह इसे शेरिफ को दिखा सकती है। फिर वह चुपके से अली को संकेत देती है कि कब झुके और गोली चलाए। लड़की भागने में सफल होती है, लेकिन वॉलेस चिट्ठी को रोज के हाथ से छीन लेता है और शांति से प्रमाण को जलाता है। वह कहता है कि घर के ताले उनके लिए सुरक्षा देने के लिए काफी मजबूत नहीं है। जब ग्रे मैन प्रवेश करने का निर्णय लेता है, इन भयानक शब्दों के बाद वह उन्हें अगली बार मिलने तक विदाई कहता है और चला जाता है। उस रात मार्गरेट निर्णय करती है कि नींद की गोलियां नहीं लेगी और पूरी रात शॉटगन के साथ बाहर बिताती है। उसका मन जल्द ही उसे धोखा देने लगता है और जब अली बैलगाड़ी में दिखाई देती है तो वह यह नहीं जान पाती कि वह वास्तविकता है या नहीं। फिर एस्टर उस लड़की के पीछे दिखाई देती है, यह भविष्यवाणी करते हुए कि मार्गरेट भी ग्रे मैन को सांस में लेगी और उसी जैसा बन जाएगी। यह डरावना सपना खत्म हो जाता है जब रोज उसे जगाती है और यार्ड में ट्रांस जैसी हालत को देखती है। धीरे धीरे ग्रे मैन का मिथ मार्गरेट के विचारों पर पूरी तरह हावी हो जाता है और वह अपनी रातें धूल के हर कण की जांच करती है और डरते हुए कि यह दुश्मन का कोई कण हो सकता है।